सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम सेबी के कंसल्टेशन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेबी ने जो इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर और डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर अपना एक एक्शन जो है, अपना एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। पेपर आई थिंक मतलब 4-5 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन मैं उसके ऊपर आज वीडियो बनाकर आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या वाकई में सेबी का जो ये एक्शन है सही है या फिर गलत है। तो आइए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर आप सेबी की वेबसाइट पर जाने के बाद में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि ये लिख रखा है कंसल्टेशन पेपर ऑफ, यानी कि इंडेक्स डेरिवेटिव को टाइट करने के लिए उन्होंने क्या करा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए और मार्केट के स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने अपना एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जो मेजर बातें उसको रिव्यू करेंगे। अदरवाइज आप सेबी की वेबसाइट पर जाने के बाद में इसको पूरा डाउनलोड करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहूंगा जो अपने लिए हैं, अपने जैसे ऑप्शन बायर के लिए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब इनका लाने का जो ऑब्जेक्टिव था, इन्होंने ये बोला था कि मार्केट में इंप्रूव क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और इन्होंने एफएनओ को स्पेकुलेटिव बोला कि बहुत स्पेकुलेटिव हो रही डेली ट्रेडिंग की वजह से, तो इन्होंने इसके लिए लाया है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। अभी एक चीज मैं बताता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के अंदर जो सेबी ने ये डेटा निकाल कर दिया कि 51,000 करोड़ के आसपास इनको, यानी कि ये देखो आप क्यूमुलेटिव इनका ट्रेडिंग लॉस ऑफ 51,000, इसके आसपास इनको यहाँ पर इतना लॉस हुआ है एफएनओ के अंदर। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा संख्या में एफएनओ की ट्रेडिंग इंडिया के अंदर हो रही है और उसके कारण क्या हुआ कि इतना लॉस हुआ है। अब ये लॉस भी इन्हीं की वजह से हुआ है। गलती में बताता हूँ क्या है, इन्होंने डेली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस करी, इसकी वजह से लॉस हो रहा है। बाकी पहले तो लॉस नहीं था इतना, ठीक है। सबसे पहले एक बार इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे पूरी जानकारी लेंगे इसकी। ये जो क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या होने वाला मार्केट के अंदर और क्या नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपन मेन पॉइंट यहाँ पर कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब इन्होंने क्या बोला है कि एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, यानी कि अभी जो हमारा मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो अभी चल रहा है वो कितना है, 5 लाख और 10 लाख के बीच में अभी है निफ्टी का और कुछ स्टॉक्स का। तो इन्होंने बोला कि ये जो 2015 से यही चल रहा है, आ रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 9 years द बेंचमार्क इंडेक्स हैव गॉन अप बाय नियरली 3 times, यानी कि इतना मार्केट हमारा बढ़ चुका है। तो 5 लाख से लेकर 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज का इसके बारे में बात करी और उसके बाद में इनका यह है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स जो डेरिवेटिव हमारे हैं उसको भी रिवाइज करने की बात इन्होंने बोली। और इनका प्रपोजल क्या है उसके अंदर मैं आपको बताता हूं। इनका प्रपोजल यह है कि इंडेक्स, खासकर इंडेक्स डेरिवेटिव की ही बात बोली इन्होंने। यहाँ पर देखो कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्होंने क्या बोला कि पहला जब भी एप्लीकेबल होगा फर्स्ट फेज के अंदर ये क्या करेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूस बिटवीन 15 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में ये करेंगे। उसके बाद जब 6 महीने निकल जाएंगे उसके बाद में उसको बढ़ाकर ये कितना कर देंगे, 20 से 30 लाख, ठीक है। अब इस चीज को बहुत जने समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीज, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज क्या है। हम आ जाते हैं बोर्ड के ऊपर और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चीज है। अभी जैसे निफ्टी आप देख रहे हो कि कितनी चल रही है, आपकी 24,700 के आसपास चल रही है, ठीक है। निफ्टी का एक लोड साइज अभी आपका कितना है, 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, एक बार हम करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 24,700 इंटू 25, तो यानी कि 6,17,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। 6,17,500। अब भले से इसको ना फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फ्यूचर प्राइस मान लो आप इसको,
तो यानी कि 6,17,000 आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारी। ये है हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो यानी कि आज की तारीख में जो बोले ना कि एग्जिस्टिंग 5 से 10 लाख के बीच में है, तो आज की तारीख में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 6,17,500 में निफ्टी का हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इसको बढ़ा करके 15 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में करो फर्स्ट फेज में। इसका मतलब अगर 15 लाख रुपए भी माने, तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि ये जो आपका लोड साइज है उसको बढ़ा कर या तो 60 कर दो या फिर 75 कर दो। ठीक है, अगर इन्होंने मान लेते हैं कि 75 कर दिया, तो सपोज करो 24,700 इंटू 75, तो 18,52,000 आ रहा, तो वैल्यू ज्यादा आ रही, इसको 60 कर लेते हैं, एक काम करते हैं 24,700 इंटू 60, तो यानी कि 14,82,000। तो यानी कि क्या होगा कि 24,700 इंटू 60 का लोड साइज हो जाएगा, या 75 इसके बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू 14,82,000 के आसपास इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये चीज करने को इसके अंदर, ठीक है, तो ये चीज बोल रहे हैं इसके अंदर करने के लिए कि इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये क्या चीज है आखिरकार में। तो अभी बोला ना इन्होंने कि अभी हमारा जो 5 लाख और 10 लाख के बीच में, इसको बढ़ा दो इतना, इसको बढ़ाने से क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली इसकी जो 6,17,500 का यहाँ पर है, हम इसको जब लेते हैं फ्यूचर के अंदर काम करते हैं, तो 1 लाख के अंदर हमको मार्जिन मिल जाता है और हमको एक लोड फ्यूचर का बाय हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा जब इतना हो जाएगा, तो एक लोड हमें मिलेगा 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास एक लोड मिलेगा दोस्तों फ्यूचर के अंदर। बाकी ऑप्शन के अंदर क्या होगा, मिनिमम सीधी सी बात है, ऑप्शन में कुछ नहीं होने वाला है। ऑप्शन में मान लो कि अगर 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, अभी हम जब एक लोड लेते हैं तो कितने लगते हैं, 2500 रुपए लगता है। अब यही चीज अगर 100 रुपए का प्रीमियम होगा और मान लेते हैं कि 60 का लोड साइज हो गया, तो हमको 6,000 रुपए में मिलेगा। ठीक है, ये चीज है अभी। अब आगे समझते हैं और क्या चीज है। अब इन्होंने ये चीज बोली करने के लिए, उसके बाद इन्होंने बोला है कि रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट, यानी कि इन्होंने ये भी बोला है कि हम क्या करेंगे कि अभी जो इंडेक्स बेंचमार्क है, यानी जैसे निफ्टी है, एनएससी है, सेंसेक्स है, ये सब बीएससी का सेंसेक्स है, तो इसी तरह से एनएससी का प्रोडक्ट जो होगा सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी इसी की एक्सपायरी होगी एक बार में, और बीएससी की जो एक्सपायरी होगी उसके सेंसेक्स की, तो वो एक ही होगी, मतलब बैंक एक्स की नहीं होगी फिर। तो इन्होंने इनका ये एक्शन काफी अच्छा है, जो मैं चाहता था कि डेली एक्सपायरी बंद हो जाए, वीक में सिर्फ 1-2 इंडेक्स की ही एक्सपायरी रहे, जैसा पहले होता था। तो इनका प्रपोजल ये भी है, ये काफी अच्छा है, मेरे को सही लगा ये वाला। और उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। फिर इन्होंने बहुत सारी चीजें रखी है। अब इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले तो ऑप्शन सेलिंग में इन्होंने क्या करा कि मार्जिन बढ़ा दिया बहुत सारा, कि मतलब हम ऑप्शन को सेल करते थे तो मार्जिन पहले कम में हमको लिमिट मिल जाते थे, लेकिन हम ऑप्शन सेल करते ना तो मार्जिन बढ़ा दिया इन्होंने जैसे ही एक्सपायरी पास में आती। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हम ना ऑप्शन बाइंग के अंदर भी ऐसी चीज करेंगे कि हम ऑप्शन जैसे बाइंग अपफ्रंट मार्जिन लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे की तरफ कहां पर है ये देखिए। अब इसके अंदर आ जाते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी जैसे बहुत सारी खुली हुई है तो 40-50 स्ट्राइक प्राइस ही रहेगी इसके अंदर। अब अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि मेंबर्स ऑफ कलेक्ट ऑप्शन प्रीमियम एज एन अपफ्रंट बेसिस ऑफ द क्लाइंट्स, यानी कि क्लाइंट से क्या करेंगे कि ऑप्शन बायर जो है क्लाइंट, यानी कि जो एक्सचेंज है हमारे ऑप्शन बायर हमारे जैसे, उनसे अपफ्रंट मार्जिन लेंगे जैसा कि सेलर के अंदर होता है। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि ऑप्शन बायर में ये कैसे हो सकता है। तुम ऑप्शन बायर का ऑलरेडी तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रीमियम होता है हम उसको खरीदते हैं, जैसे मान लो 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, हम 75 के प्रीमियम के हिसाब से हम ऑलरेडी 7,500 रुपए पूरा तो मार्जिन दे रहे हैं। हम ऑप्शन सेल थोड़ी कर रहे हैं जो इसको सेल करने पर 1 लाख का मार्जिन आप हमको उधार देकर 1 लाख में हमारा सेल करवा, हम तो ऑलरेडी हमारा 7-7,500 रुपए दे करके मतलब जो लोड साइज हो जाएगा तो हम ऑलरेडी तो ये मार्जिन हो गया। अब इसके ऊपर भी तुम और कितना मार्जिन लोगे, 5%, 6%, और अगर तुम मार्जिन लगा दो तो हमारी वैल्यू तो एक लोड पर कितनी बढ़ जाएगी, 9,000 10,000 के आसपास बढ़ जाएगी। तो कैसे मतलब ये सिस्टम चलेगा, आई डोंट नो कैसे होगा ये काम। तो ये चीज मुझे काफी सही नहीं लग रही है कि ये चीज लेना, मैं इसके खिलाफ हूं। उसके बाद रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्लिट बेनिफिट एक्सपायर्ड है, कैलेंडर स्प्लिट को जो है ये एक तरह से रिमूव करने की बात कर रहे हैं। और इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट, यानी कि इंट्राडे पे भी मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन कितने पोजीशन ले रहा है कितनी नहीं ले रहा है, हैवी क्वांटिटीज। इस तरह से मार्केट में भी देख रहे हो ना बहुत सारे बल्क में इतनी सारी होती है, मार्केट कभी भी गिर जाता है कभी बढ़ जाता है। मतलब एक तरह से हम देखते हैं कि 2-2 रुपए का प्रीमियम 100, 200, 300 कभी भी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इसके ऊपर इसका ये भी मेरे हिसाब से सही है।
और मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज खासकर तो यही है इनका मेन कि महंगा कर दो ताकि रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग के अंदर आ ही नहीं पाए। ये चीज़ें मेन तो इनकी इसको करने के लिए बोल रहे हैं कि इंडेक्स डेरिवेटिव के अंदर 15 लाख से 20 लाख तक कर दो फर्स्ट फेज के अंदर, तो ये चीज़ इनकी तो ये कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू बी प्रोवाइडेड ऑन सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ एन एक्सचेंज, यानी कि एक एक्सचेंज का वीकली में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सी बात है, जैसे एनएससी है तो उसका निफ्टी बैंक निफ्टी हो सकता है, बीएससी तो उसका सेंसेक्स हो सकता है, तो ये चीज अच्छी है। उसके बाद इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के आसपास में तुम क्या करो कि एट द स्टार्ट ऑफ द बिफोर एक्सपायरी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इंक्रीज बाय 3%, एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी डेट इट टू फर्दर इंक्रीज बाय 5%। तो ये चीज बोल रहे, तो मेरे को ये चीज भी समझ में नहीं आ रही। तो यानी कि ये सेबी के कंसल्टेशन पेपर में आए हैं, जो मुझे तो देखो कुछ तक तो सही लग रहा है। जैसे डेली एक्सपायरी अगर बंद कर देता है तो बिल्कुल सही है। पहले मार्केट के अंदर एक वीक के अंदर क्या होता था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की गुरुवार को एक्सपायरी होती थी और फिर निफ्टी की मंगलवार को एक्सपायरी होती थी, ये बहुत सही चल रहा था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, मिड कैप की एक्सपायरी आ गई, उसके बाद में क्या हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी आ गई, उसके बाद में क्या हुआ, बैंकेक्स की एक्सपायरी आ गई। तो स्पेक्युलेटिव जो बार बार आप बोल रहे हो, हमारे निर्मला सीतारमण जी बोल रहे हैं, सेबी वाले बोल रहे हैं, तो भाई स्पेक्युलेटिव चीजें हमने चालू नहीं करी, आपने चालू करी है। तो आपका ये डिसीजन गलत हो गया, इस वजह से हमारे ऊपर आपने गवर्नमेंट ने एसटीडी चार्जेस बढ़ाया, उसके बाद ये हमारा मार्जिन बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें तो हमारे साथ गलत कर रहे हो आप। तो यानी कि आपकी वजह से मतलब कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो एक एक साल मतलब 2-2 साल से ऑप्शन बाइंग के अंदर मेहनत कर रहे हैं और कुछ जगह अब जाकर प्रॉफिटेबल में आने लगे, तो उनका तो बेचारा को फ्यूचर आपने खराब किया ना। मतलब जो ऑप्शन बाइंग से लवर्स थे, मतलब उनके वही काम करते थे, तो एक तरफ से तो आपने उनको गलत किया। पहले क्यों करा आपने इंट्रोड्यूस, मत करते, अच्छा भला सिस्टम चल रहा था, किसी को इतना लॉस नहीं होता था, किसी को इतना नहीं होता था, वीक में इंतजार रहता था कि यार निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आएगी। लेकिन आपने क्या करा कि डेली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद में एक साल बाद आपको पता चल रहा है कि 51,000 इतना लॉस हो गया। पूरे वर्ल्ड में एफएनओ की ट्रेडिंग सिर्फ इंडिया में ही ज्यादा हो रही है। अब आपको पता चल रहा है कि हम क्या करें। अब उसको सही करने के लिए आप क्या कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने तो एस्टेटेड चार्जेस टैक्स बढ़ाया, आप मार्जिन बढ़ा रहे हो, तो ये डिसीजन बिल्कुल भी गलत है। मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप इतना ही रिटेलर्स का भला चाहते हो कि रिटेलर्स ट्रेडर जो है वो नुकसान कर रहे हैं, तो आप ये भी तो कर सकते हो ना कि उनके एजुकेशन के लिए आप ये चीज करो कि एफएनओ के अंदर कैसे क्या काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, एजुकेशन बढ़ाओ। आप इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पहले से तो स्टॉक मार्केट को बदनाम कर रखा है और आपने ऊपर से ऐसी चीजें करके और बदनामी जैसा काम हो रहा है। उसके बाद में एजुकेशन बढ़ाओ, या फिर इनके लिए आईटीआर का कंफर्म कर दो कि जितनी आईटीआर होगा वही एफएनओ कर पाएगा। उसके बाद एनआईएसएम का जो एग्जाम होता है डेरिवेटिव्स का, वो कंपल्सरी कर दो हर ट्रेडर के लिए। ये स्टेप होते हैं फेवर में पार्ट, मतलब आप दूर करना चाह रहे हो, ये कोई स्टेप नहीं होता। अगर आप भला चाहते हो कि इन्वेस्टर्स जो है वो लॉस ना करे, तो आप ये स्टेप अपनाओ ना, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन आपने क्या स्टेप अपनाया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप अपनाया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा कि एसटीटी चार्जेस बढ़ा दिया, एसटीटी चार्जेस बढ़ा दिया। एसटीटी चार्जेस बढ़ाने से थोड़ी कुछ रुकता है क्या भाई। एसटीटी चार्जेस बढ़ाने से तो आपने तो सीधा सीधा ये मंशा जाहिर करे कि आपको सिर्फ टैक्स लेना है, रिटेलर्स का भला नहीं चाहते। और निर्मला सीतारमण जी ने कल परसों स्टेटमेंट दिया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज फॉर मिडिल क्लास। तो आप क्या कहना चाहते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन मिडिल क्लास नहीं कर सकता, सीख कर नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अगर वो अच्छी भली उसकी एजुकेशन है, जैसे सीख कर करा तो काम कर सकता है, क्या दिक्कत है। इसका मतलब स्टॉक मार्केट मिडिल क्लास का है ही नहीं, सीधी सी बात है भाई। जिसके पास 4-5 लाख रुपए है उसके पास, उसके लिए तो स्टॉक मार्केट है ही नहीं। फिर बंद कर दो स्टॉक मार्केट, क्यों चला रखा है इंडिया के अंदर। आपने स्टेटस चार्जेस बढ़ाया, उसके बाद में सेबी आई, तो सेबी ने क्या करा कि भाई मार्जिन बढ़ा दो, 5 लाख की जगह 15 कर दो और इसको 20 कर दो। ये कोई तरीका नहीं होता भाई, ये कोई तरीका नहीं होता। तरीका होता अगर आप भला चाहते होते तो आप क्या करते, एजुकेशन प्रोवाइड करते। आप क्या कहते हैं कि हर एक ट्रेडर को एनआईएसएम का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद में अपने डीमेट के अंदर तभी वो ट्रेडिंग कर सकता है, एफएनओ के अंदर। उसके बाद में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, एजुकेशन अगर आपकी है। अगर इस तरह के कुछ स्टेप्स होते हैं तो लगता कि हाँ आप वाकई में रिटेलर्स का भला चाहते हो। लेकिन आप रिटेलर्स का भला नहीं चाहते हो, उनको मार्केट से दूर रखना चाहते हो। मानता हूं कि एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर 100 में से 90% लोगों को लॉस होता है।
अब 90% लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो आते से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये जो यूट्यूब के ऊपर जो रील्स देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके ऊपर आप कब्जा करो ना, क्योंकि लोग उन्हीं को देखकर ऑप्शन बाइंग के अंदर आते हैं। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कोई भी मैंने आज तक ऐसा ट्रेडर नहीं देखा जो इक्विटी के अंदर उनको सजेस्ट करता हो। वो सब एफएनओ में करते हैं, एफएनओ में इसलिए करते हैं क्योंकि फटाफट उन्होंने तो सीख लिया पैसा कैसे कमाते लॉस खा करके। लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है, फिर उनसे वो इन्फ्लुएंस होकर के वो भी ऑप्शन बाइंग करने लगता है और फिर उनको लॉस होता है। और हाउस होल्ड के जो मनी होती है, सेविंग मनी, वो लॉस में कन्वर्ट होने लग जाती है और वो कर्जा हो जाता है उनके कारण। इस वजह से ये एक्शन लिया गया सेबी ने। लेकिन कुछ हद तक सेबी का सही है, लेकिन इस तरह से एक्शन लेना ये मेरे को सही नहीं लगता। अगर ये चीज़ आप अगर करते हैं, एनआईसीएम का एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ करके कुछ और एजुकेशन से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से ये स्टेप हमें भी अच्छा लगता और हमें लगता है कि आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें सही नहीं है, खासकर ये गवर्नमेंट ने जो बढ़ाया ये तो बिल्कुल भी सही नहीं, इसके पूरा का पूरा खिलाफ। तो आप इस पेपर को चेक कर सकते हो, कंसल्टेशन पेपर को, और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर आप अपना कमेंट भी कर सकते हो। ये जो दिख रहा है ना आपको, क्लिक हियर टू प्रोवाइड योर कमेंट्स, मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कमेंट करके अपना सजेशन देना चाहिए सेबी को कि किस तरह से हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। अगर आप नहीं कमेंट करोगे ना तो फिर क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको कमेंट करना चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूब से बातें कर रहे हैं इसके, लेकिन कोई भी मेरे को नहीं दिखता कि कमेंट करा किसी ने। कमेंट करना चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पर ये सारी चीजें है, यहाँ पर अपना नाम वगैरह सब कुछ लिखकर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको किस चीज में प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर कंसल्टेशन जो पेपर है आपको ये सेलेक्ट करना है।